नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत। खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया, आप सब जानते हैं, हमने बताया भी और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे। लेकिन आम आदमी अपने बच्चों के जन्मदिन कैसे मनाएँ, उनके बच्चों का भविष्य क्या हो, कैसे वो तरक्की पाएँ, कैसे उनको नौकरी मिले, ये बिहार में सबसे बड़ा सवाल है। और इन सवालों को एड्रेस करते नज़र आ रहे हैं तेजस्वी यादव। हालाँकि बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि नीतीश कुमार की वोट लेकर के बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाया जाए और नीतीश कुमार की इस वजह से बीजेपी परिक्रमा भी कर रही है। बीजेपी के छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, वो तमाम नीतीश कुमार के पीछे खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बिहार जाते हैं, कोई रैली करते हैं, तो नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जीविका दीदियां जो है या जो बिहार का प्रशासन है, उस पर नीतीश कुमार का अभी भी कब्जा है और बिना नीतीश कुमार की मदद के उनको लगता है कि आगे बढ़ा नहीं जा सकता है, फंस जाएंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, कल खबर आई कि वो कलम बांट रहे थे और आपको पता है कि वो बिहार अधिकार यात्रा पे निकले हुए और बिहार अधिकार यात्रा पे मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कलम बांट रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये कलम जो है फेंक करके क्यों दी जा रही है। आप मंदिर गए होंगे तो देखते होंगे, बाबा जो है फेंक करके प्रसाद देते हैं, फूल फेंकते हैं और लोग लूटने के लिए जो है उसमें जम जाते हैं। तो अगर फूल फेंका जा सकता है, प्रसाद फेंका जा सकता है, तो कलम भी फेंकी जा सकती है। और ये सांकेतिक है। जो बिहार के जिस इलाके में गए हुए थे तेजस्वी, वो मोकामा इलाका जो है, कहा जाता है कि अनंत सिंह का इलाका है। वहां से लगातार वो विधायक रहे हैं और अनंत सिंह बाहुबली जाने जाते हैं, उनको छोटे सरकार भी कहा जाता है। और अनंत सिंह की चर्चाएं आपने सुनी होगी, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे किस्से हैं उनके अनंत सिंह के। आरजेडी से पिछली बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, फिर बाद में वो वापस नीतीश के साथ हो गए और नीतीश जी के साथ लगातार रहे हैं। एक पुराना किस्सा मैं बताता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था। तो कहते हैं कि ये जो छोटे सरकार है यानी अनंत सिंह है, अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो गई और लगा अनंत सिंह को कि अब पुलिस उनको छोड़ने वाली नहीं है, चूंकि आदेश आ चुका है कि हर हाल में अनंत सिंह को निपटाना है। उसके बाद कहते हैं कि अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को फोन किया। तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, तब वो समता पार्टी हुआ करती थी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि आपके पास बचने का एक ही रास्ता है कि आप सरेंडर कर दो पुलिस में। और उसके बाद अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया और उनकी जान बची। अनंत सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं, लेकिन दबदबा है उस इलाके में। उनकी गाड़ियां हमारे गांव के बगल थोड़ी दूरी पे उनका इलाका शुरू हो जाता है, 10 किलोमीटर की दूरी पे। और वहां उधर जो है लदमा, उनका गांव पास में ही गांव है, हमारे गांव के बगल में ही गांव है, थोड़ी दूरी पे गांव है। हमारे यहाँ से जो डेड बॉडी जाती है या कोई जिसको कहते हैं त्योहार होता है, या महिलाएं जो है गंगा स्नान के लिए जाती हैं, उन तमाम लोगों के लिए बाढ़ जाना पड़ता है। अब बाढ़ का इलाका जो है, उनके इलाके लदमा से के पास से गुजरता है। बाढ़ हमारे यहाँ नजदीक है, 20-25 किलोमीटर की दूरी पर बाढ़ है। और बाढ़ में जो है उधर उस इलाके में जो है वो अनंत सिंह का दबदबा लंबे समय से चल रहा है। तो उसी इलाके में गए हुए थे तेजस्वी, और तेजस्वी ने जाकर के वहां कलम बांटे। और देखिए उन्होंने क्या कहा
यात्रा के दूसरे दिन अखबार लिख रहा है प्रभात खबर कि यात्रा के दूसरे दिन यानी बुधवार को यानी कल तेजस्वी मोकामा पहुंचे, जहां उन्होंने बाहुबली छवि वाले नेताओं पर सीधा तंज कसा। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ था, यहाँ लोग बंदूक बांट रहे हैं लेकिन हम कलम बांट रहे हैं। कलम की ताकत को समझिए, तेजस्वी आएगा तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। मोकामा में उन्होंने घोड़े पर सवार होकर रोड शो भी किया, जिसने यात्रा को और आकर्षक बना दिया। मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो, जिसमें घोड़े पे चले जा रहे हैं रात वाले पूरा। फिर जो है तेजस्वी बेगूसराय के एफसीआई ग्राउंड में आयोजित जनसभा में तेजस्वी ने एनडीए सरकार को 20 साल पुरानी खटारा सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसे खत्म करना ही उनका मिशन है। तेजस्वी ने अपनी यात्रा को पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने महिलाओं, किसानों और मजदूरों के सम्मान की भी बात की। बख्तियारपुर और बाढ़ में आयोजित सभाओं में तेजस्वी ने एनडीए का नया नाम दिया। उन्होंने कहा, एन का मतलब नहीं होता है, डी का मतलब दिया और ए का मतलब अधिकार, यानी एनडीए का मतलब नहीं दिया, अधिकार। ये नया उन्होंने निकाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि पटना में तेजस्वी ने कहा कि जिस भी इलाके में यात्रा पहुंच रही है वहां हजारों लोग सड़क पर उतरकर समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में ब्लॉक और थाने स्तर तक घुसखोरी बढ़ गई है। अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अब अपराध कितना बढ़ गया है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन रिश्वतखोरी चरम पर है, ये मैं भी कह सकता हूँ। मैं भी कहता हूँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा आपका। ब्लॉक और पुलिस थाना दोनों 100% वो तेजस्वी यहाँ सही कर रहे हैं। ब्लॉक और थाना दोनों रिश्वत वसूलने का अड्डा बना हुआ है और सरकार जितने भी प्रयास करती है, हर प्रयास के साथ रिश्वतखोरी बढ़ जाती है और आम आदमी शिकायत करे तो कहां करे, क्योंकि फाइनली उनको जाना है उन्हीं अफसरों के पास। और कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, इवन आरजेडी जो ब्लॉक और थाने के बाहर अपनी टीम बिठाए। हमने कहा था एक बीज बिहार के बड़े नेता को कि बिहार को बदलना है तो आपको थानों और ब्लॉक को बदलना होगा, क्योंकि थाने और ब्लॉक दोनों शोषण के, गुंडाई के, अत्याचार के और रिश्वतखोरी के सबसे बड़े अड्डे हैं। जब तक ब्लॉक और थानों को ठीक नहीं किया जाएगा, कोई भी सरकार प्रदेश के भविष्य को बदल नहीं सकती। लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया, बोला बड़ा कठिन काम बता रहे हैं। मैंने कहा था कि हर थाने और ब्लॉक के बाहर थोड़ी दूरी पे आप एक जगह लीजिए, सड़क पे लगा दीजिए और वहां जो शिकायत करने आते हैं, जो अपनी परेशानी लेकर के आते हैं, आप अपने 20 कार्यकर्ता को डेली ड्यूटी पे लगाइए और कुछ नहीं करना। ये पब्लिक प्रेशर बनेगा और उनसे जो समस्या है उसके समाधान के लिए जो जा रहे हैं पुलिस थाने, अगर वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो वो लड़के वहां जाएं और बोले कि क्यों नहीं रिपोर्ट लिखा है। ब्लॉक में कोई काम अगर रिश्वत मांगा जा रहा है, उसको टरकाया जा रहा है। आमतौर पर रिश्वत कैसे लेते हैं ब्लॉक? अब समझिए आपकी कोई जमीन है और जमीन के बारे में आपने वहां इंक्वायरी करने गए तो आपको उलझा दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि ठीक है, अमीन जाएगा और अमीन नापेगा, फिर किया जाएगा, एप्लीकेशन दे दीजिए। तो हर जगह लंबा प्रोसेस आपको बता देंगे। और अमीन जो है, बिहार में झगड़ों की बड़ी वजह है, ज्यादातर अमीन है जिनको नापना नहीं आता और वो आधे अधूरे अमीन। कई अमीन तो मैंने ऐसा सुना, देखा भी कि अमीन की नौकरी उसको मिल गई है कॉन्ट्रैक्ट पे ही सही, लेकिन उसके जगह पे कोई और नापने जाता, वो नाप देता है और ये उसको मुहर लगा देता है और साइन कर देता है। ये है बिहार की स्थिति। तो ये तमाम जगह आप पैसे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। पैसे नहीं दीजिएगा, आप टहलते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। ये है बिहार की सच्ची तस्वीर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस स्थिति को बदलेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बदलाव की बात करें तो तेजस्वी जो है, तेजस्वी को मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ, नीतीश जी को मैं अप्रिशिएट करता रहा, क्योंकि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए जितना काम किया, मैं बार बार दोहराता हूँ, देश के किसी हिस्से में महिलाओं के लिए इतना काम नहीं।
लेकिन नीतीश कुमार ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं खड़ा किया। नीतीश कुमार ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बाद कौन मुख्यमंत्री होगा और कैसे चलेगा प्रदेश, जो नीतीश कुमार को सोचना था। एक प्रोग्राम में तेजस्वी बता रहे थे कि चचा बोले थे पिछली बार कि अब यही तो आगे बढ़ेगा, यही आगे बढ़ाएगा 2025 के बाद, लेकिन चचा अब हमारे खिलाफ खड़े हैं। तो नीतीश कुमार जी की जो लालसा है, जो सत्ता में बने रहने की इच्छा है, वो खत्म नहीं हो रही है। बिहार के लोगों को डर लग रहा है, वो डर बनाया गया है। आप जानते हैं कि भाजपा डर खड़ा करने में नंबर 1 पार्टी है। भय खड़ा करने में आरएसएस का कोई मुकाबला नहीं। वो नकली भय इतना मजबूत भय खड़ा कर देते हैं कि असली भय आपको कमजोर लगता है। जैसे पाखंडियों ने क्या धर्म धर्म के नाम पर खड़ा किया है कि आप अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग मिलेगा, दान दक्षिणा देंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्वर्ग मिलेगा, गौ दान करेंगे, स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग किसने देखा? और गोदान का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखा है उसको पढ़िए अगर, तो आपको वो तस्वीर सामने दिखाई पड़ती है। हालांकि अब गांव में भी गोदान नहीं करते हैं, अब चांदी का की गाय चढ़ाने की परंपरा हो गई है और बहुत लोगों में जागृति आई है, उनको लग रहा है कि ये सब ढोंग है। लेकिन फिर भी ये भय कि लालू प्रसाद आए का बेटा आएगा तो फिर वही जंगल राज आ जाएगा, ये जो भय है, मुसलमानों का दबदबा बढ़ जाएगा, यादव गुंडई करेंगे, ये तमाम चीजें कही जा रही है और ये भय कहीं ना कहीं काम करता है। लेकिन तेजस्वी जो है इस भय को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया और इसका बड़ा सबल उदाहरण है जब 2020 के बाद जब सरकार बनी आरजेडी के साथ। पहले तो सरकार बनाई थी उन्होंने बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी का दामन छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए थे और आरजेडी के साथ जब गए तो तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और ये जो पीछे से आवाज आ रही है वो बगल में बिल्डिंग बन रही है, महीना भर 1.5 महीना बनती रहेगी, खटर खटर करता रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास वो स्टूडियो वैसा नहीं है जो साउंड प्रूफ, तो इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, दिमाग खराब कर देता, दिन भर चलता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल जाने दीजिए, ऑब्स्टेकल आते रहते हैं, आपको इन्हीं बाधाओं के बीच आगे बढ़ना होता है। तो जब तेजस्वी बने तो नीतीश कुमार ने खूब वैकेंसी निकाले। नीतीश कुमार तेजस्वी सरकार, जो कहना है कहिए आप, खूब वैकेंसी निकली और लगभग 4.5-5 लाख विद्यार्थियों को नौकरी मिली। विद्यार्थी मतलब बेरोजगारों को नौकरी मिली। और उसके बाद हालांकि यही नीतीश कुमार थे और भाजपा के नेता थे, चूंकि 2020 में बीजेपी और जेडीयू ने साथ चुनाव लड़ा था। तब कहा था, जब तेजस्वी ने नारा दिया था कि हम आएंगे तो हम रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, तब लोगों ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि कहाँ अपने पिता के घर से लाओगे पैसे, अपने बाप के घर से लाओगे पैसे सैलरी देने के लिए। लेकिन जब बाद में जब आए तेजस्वी के साथ नीतीश और नौकरियां निकली, वैकेंसी निकली और लाखों युवाओं को रोजगार मिला बिहार में। वो टीचर में रोजगार मिला, नौकरी मिली, वो नौकरी पुलिस प्रशासन व्यवस्था में मिली, तमाम जगहों पर नौकरियां मिली। और इससे ये पता चला कि पूरे मूवमेंट को तेजस्वी ने रोजगार की तरफ मोड़ दिया, नौकरी की तरफ मोड़ दिया और नौकरियां मिली। दूसरी तरफ देखिए नीतीश कुमार के अभी जो साथी हैं नरेंद्र मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। कितनी नौकरियां दी? तेजस्वी ने अगर 10 लाख नौकरी रोजगार का वादा किया था तो 5 लाख नौकरी तो दिलवाई। मोदी जी ने कितनी नौकरी दिलवाई, ये बड़ा सवाल है और इससे यकीन करना पड़ता है। इसके अलावा जिस तरह से तेजस्वी ने अपने तमाम भाषणों में, चाहे वो सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर भाषण दिया हो या और कहीं दिया हो, संभावना जगाते हैं, उम्मीद जगाते हैं। भविष्य में क्या होगा तो वो कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूँ कि अभी जो तेजस्वी कह रहे हैं हो सकता है पलट जाए, मुझे नहीं पता, वो तो किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता। नरेंद्र मोदी तो आए थे ये कह करके कि हम काला धन समाप्त कर देंगे, काला धन वालों को पकड़ेंगे। किसको पकड़ा, कहाँ काला धन मिला, कोई चर्चा नहीं। ये भी कहा था कि हमको 50 दिन का समय दीजिए, काला धन लेकर के आएंगे, नहीं लेकर के आएंगे तो आपको चौराहे पर हम मिलेंगे।
कहीं चौराहे पे नहीं मिले। चौराहे पे गुजरे तो गाड़ी से गुजरे, भारी सिक्योरिटी व्यवस्था के बीच गुजरे। आम आदमी कहाँ उनका गिरेबान पकड़े। और नेहरू जी का तो बड़ा चर्चित है कि उनका गिरेबान पकड़ लिया था एक महिला ने और कहा था कि बताओ आजादी के बाद हमें क्या मिला। तो कहते हैं कि नेहरू ने कहा कि प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ सकते हो तुम, ये आजादी के बाद मिला। लेकिन क्या कोई मोदी जी का गिरेबान पकड़ सकता है? किसी की हिम्मत, किसी की हैसियत है? मोदी जी की आलोचना करना भारी। मोदी जी की छोड़िए, अडानी की आलोचना करो तो अब कोर्ट कहती है कि अडानी पे जितने वीडियो बनाए हैं वो सब हटाओ। तमाम पत्रकारों को भेजा गया नोटिस कि आप वीडियो हटाइए। और यूट्यूब ने भेजा, सोशल मीडिया ने कहा, चूंकि उनको ये लेटर दिया गया और कहा गया कि अगर आप वीडियो नहीं हटाएंगे तो यूट्यूब खुद वो वीडियो हटा देगा। तो जिस देश में अडानी के लिए, अडानी पर बोलने के खिलाफ फैसला जाता अदालत से, तो ये तो प्रधानमंत्री। कल सबने प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया खूब ढोल ताशे नगाड़े के साथ। जिसे देखिए वो मोदी जी की तारीफ किया जा रहा है। अच्छा होता कि मोदी जी पे 8-10 किताबें छाप दी जाती, मोदी पुराण छाप दिया जाता, लोग पढ़ते। और इससे पता चलता है कि जो राजे रजवाड़ों का समय था, जब ये पुराण कुरान सभी सब लिखा गया था, तो किस तरह से लिखा जाता होगा। पुराणों में क्या है, जिस तरह के घटनाएं हैं, वो घटनाएं क्या बताती कि कितना बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है। कई लोगों को लगता है कि मैं जो है हिंदू धर्म पे या इस्लाम पर एक किसी पे कमेंट करता हूँ। धर्म मानते रहो ना, पाखंड तो छोड़ो। जो सच दिखाई पड़ता उस पे तो चलो। सच ये है कि आज आप आगे बढ़ोगे तभी जब आपके पास शिक्षा होगी, आपके पास रोजगार होंगे, आपके पास शांति व्यवस्था होगी, आपके पास हॉस्पिटल बढ़िया होगा। लेकिन हम सब जो है मंदिर मस्जिद बनाने में लगे हुए हैं। बहरहाल, बीजेपी और जेडीयू या एनडीए गठबंधन फिर मंदिर की तरफ ले जा रही है बिहार की आबादी, बिहार की जनता को। नीतीश कुमार ने हालांकि मंदिर मस्जिद वाले प्रकरण में हमेशा बीजेपी को पीछे रखा और कभी बीजेपी की मनमानी नहीं चलने दी मंदिर मस्जिद वाले प्रकरण पे। लेकिन वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे अमित शाह जी। चिराग पासवान ने कहा था कि जानकी मंदिर बनाया जाए, कॉरिडोर बनाया जाए और अयोध्या से जोड़ दिया जाए, ताकि जो है टूरिज्म बढ़े। बिहार में इतने धर्म स्थल हैं, गया है, पटना साहिब है, बोध गया है, वैशाली है, उससे टूरिज्म नहीं बढ़ रहा है। सीता मंदिर बना देने से टूरिज्म बढ़ जाएगा। अयोध्या में कितना टूरिज्म बढ़ा, जाइए वहां पता चलेगा। गप और बात है। बहरहाल, लेकिन तेजस्वी जो कह रहे हैं अब आगे कि कलम बांट रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, और ये बिहार को आगे बढ़ाने वाला है। मंदिर की तरफ ले जाना, मस्जिद की तरफ ले जाना, बिहार को पीछे खींचना या किसी भी देश प्रदेश को पीछे ले जाना। मंदिर मस्जिद से भला नहीं होने वाला है। भला तब होगा जब साइंटिफिक तरीके से विज्ञान को अपना करके हम आगे बढ़ेंगे और भौतिक सुविधाएं जो है, आम आदमी की बेसिक सुविधाएं हैं, उसको सरल बनाएंगे, उसको आसान बनाएंगे। तब अगर हर जगह अस्पतालों में घुसखोरी, जब तक आप पैसा नहीं दोगे आपको बेड नहीं, दलाल वहां भी है। हर तरीके की दलाली चल रही है, अस्पताल में दलाली, स्कूल में दलाली, ब्लॉक में दलाली, थाने में दलाली, मंत्री जी के दलाली, हर जगह दलाली चल रही है। मतलब अस्पताल भी आपको जाना है तो आपको दलाल मिलेंगे। दलाल आपको कहेगा हम ये डेट दिलवा देंगे ऑपरेशन का, हम डेट दिलवा देंगे आपके रिपोर्ट निकलवाने का। ये हालत है। और आम आदमी जो है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं, किससे शिकायत करे वो? कौन सुनेगा इसकी शिकायत? क्योंकि ये जो गड़बड़ियां हैं वो सबको पता है, लेकिन उन गड़बड़ियों का समाधान नहीं है, किसी के पास कोई समाधान करना नहीं चाहते। नीतीश जी ने भी जनता दरबार लगाया तो, लेकिन जनता दरबार का हासिल क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। तो तेजस्वी जो वहां कर रहे हैं उससे एक माहौल बना है। हालांकि मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि तेजस्वी जो है कांग्रेस से परेशान है और वो कांग्रेस को उसकी औकात दिखाने के लिए खुद यात्रा पे निकल गया है, बिहार अधिकार यात्रा।
ये मीडिया में चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि तेजस्वी उन जगहों पे जा रहे हैं जहां राहुल नहीं जा सके थे। और अब एक और भी डेवलपमेंट हुआ है कि एक आईपी गुप्ता है, पान समाज, जो चौरसिया समाज है, या जो पान बनाने का काम करते थे, पान बांटने का काम करते थे, वो जो समाज है, उसका भी वोट प्रतिशत ठीक ठाक है, 2-2.5% वोट प्रतिशत है सरकार के अनुसार। लेकिन उनका कहना है कि 5% है, जो भी है। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे आईपी गुप्ता, उन्होंने अलग पार्टी बनाई और गांधी मैदान को भर दिया उन्होंने। उनकी बहादुरी ये मानी जाती है और बड़े प्रभावशाली नेता के तौर पे अब दिखे जा रहे हैं अपने समाज के लिए। वो जो है वो अब गठबंधन में, महागठबंधन में उनको भी शामिल किया जा रहा है, ये भी तैयारी चल रही है। और कांग्रेस बेसिकली लगातार प्रयास कर रही है कि बैठ करके सही तरीके से सीटों का वितरण हो, सीटों का बंटवारा हो, जो जहां मजबूत हो उसको वहां का टिकट मिले, और जो कमजोर सीटें हैं जहां महागठबंधन नहीं जीत सकती, वो सबके बीच उसी अनुपात में बांट दिया जाए। जो ज्यादा सीटें लेगा उसको ज्यादा वो सीटें मिलेंगी जो नहीं जीतने वाली सीटें। समझिए 243 सीटें हैं बिहार में, और 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे महागठबंधन की कभी जीत नहीं, न कांग्रेस वहां जीती, न आरजेडी जीती, न कोई और जीता। वहां एनडीए के लोग जीतते रहे, मजबूत है, अभी भी मजबूत है। वहां अगर 100 सीटों हैं तो 100 सीटों का बंटवारा उसी अनुपात में करें। पिछली बार आरोप लगा था कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने 70 सीटें ली लेकिन जीते सिर्फ 19। कांग्रेस का आरोप रहा कि अब 70 सीटें गिनती में तो दे दी, लेकिन ज्यादातर हमारे पास वो सीटें थी जिस पर कभी आरजेडी भी नहीं जीती, तो हारी हुई सीटें आप पकड़ा देंगे तो गिनती के लिए। इस बार कांग्रेस कह रही है कि हम गिनती की सीटें नहीं लेंगे, हम वो सीटें लेंगे जो मजबूती वाली सीटें हैं, और आईपी गुप्ता को भी शामिल किया गया। उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी शामिल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसमें शामिल होंगे, उनको भी कुछ सीटें दी जाएगी। और इसके लिए आरजेडी को भी समझौता करना पड़ेगा, उनकी सीटें थोड़ी कम होगी। लेकिन ये जो बाहर में जो जो गटर मीडिया में या जो फैलाया जा रहा है उसमें कि सबके बीच झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा नहीं, वो दरअसल खींचतान है। हमारे यहाँ, मैं किसान का बेटा हूँ इसलिए मैं बार बार उसके उदाहरण लेकर के आता हूँ। हमारे यहाँ आटी बनाई जाती है, धान कटता है तो उसको बांधा जाता है, जिस तरीके से दबा के बांधा जाता है ताकि वो खुले नहीं, बिखरे नहीं। वैसे ही जब बोझा बनाया जाता है, वो चाहे रबी फसल का हो या खरीफ का हो, तो उसको चढ़ करके कस करके बांधा जाता है। बाद में तो हमने देखा कि पुआल नेवारी जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको बांधने वाली जो है वो मशीन आ गई, उसको उसमें डाल देते थे बॉक्स में, और क्रश करता था उसको, दबा करके फिर रस्सी से बांध दिया जाता था। तो मजबूती के लिए कई बार आवश्यक होता है कि खूब उसको दबाया जाए, कसा जाए, और महागठबंधन में कहा जा रहा है यही चल रहा है। मीडिया अपनी कहानी सुनाता रहे, लेकिन सर्वे अलग कहानी सुनाता रहे, लेकिन वहां दरअसल हकीकत यह है कि बेहतर पोजीशन लगातार महागठबंधन की बनती जा रही है, और इससे बीजेपी को भी परेशानी है। और इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार की भी बात मांग रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है जब तक जो है नीतीश कुमार का साथ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ सरकार में नहीं आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम अगले